नमस्कार दोस्तों, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर और कंप्यूटर के क्रम में ये तीसरा क्लास है। तीसरे क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर के विकास के क्रम में। इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने क्या देखा? कंप्यूटर के विकास के क्रम में देखा हार्डवेयर के आधार पर वर्गीकरण। जो हम लोग वर्गीकरण कर रहे हैं हार्डवेयर के आधार पर, इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने देख लिया है और उसको 5 पीढ़ी तक देखा है। भविष्य की कुछ पीढ़ियां थी उसको हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग आकार और कार्य के आधार पर और कार्य पद्धति के आधार पर जो डिवाइडेशन है उसको देखेंगे। जो ये देखिए यहाँ पे जो वर्गीकरण किया गया है मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो, सुपर और कार्य पद्धति के आधार पर एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर, ये देखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दें कि इससे पहले वाली क्लास में यहाँ पर जो 5वीं पीढ़ी हम बता रहे थे, नीचे का लाइन जो था कट गया था, तो वो टेक्निकल इशू के कारण था, लेकिन आज उसको सही कर लिया गया है। और वहां पर जब हम लिख रहे थे, मान लीजिए कोई चीज लिखा, मल्टीमीडिया हमने लिखा था, तो ये मल्टीमीडिया कट जाता था, लेकिन हम बोल रहे थे मल्टीमीडिया, तो वहां पे उसे सही किया जा सकता है। तो उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले देखेंगे आकार और कार्य के आधार पर कंप्यूटर। इसका जब डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर कहां पर इसका प्रयोग होता है ये देख लेते हैं, इसको समझने में ज्यादा आसानी होगी। तो इसका प्रयोग होता है बैंक क्षेत्र में, बड़ी कंपनियों में और अनुसंधान में और रक्षा क्षेत्र में। कहां कहां पर लिख लेते हैं इसको? बड़ी बड़ी कंपनियों में इसका प्रयोग होता है और कहां पर? रक्षा क्षेत्र में, अनुसंधान में, ठीक है, बैंक में आदि। इन सभी क्षेत्रों में क्या होता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग होता है। ठीक है, ये आकार में बहुत बड़े होते हैं। आकार में बहुत बड़े होने के कारण इनमें जो माइक्रो प्रोसेसर लगते हैं बहुत अधिक लगते हैं। मतलब इससे ऐसा कहना है कि इसमें जो माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग होता है, बहुत ज़्यादा संख्या में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग होता है। इसमें सामान्यतः अगर जनरल देखेंगे तो 32 या 64 बीट के माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग होता है। इसमें सिर्फ 32 और 64 बीट के माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग होता है। ठीक है, 32 या 64 बीट के माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसमें क्या होता है कि बड़ी बड़ी कंपनी में जो या फिर रक्षा क्षेत्र में या बैंकों में ऑनलाइन रहकर बहुत सारे कार्यों को सरल और संभव बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें जो डेटा प्रोसेसिंग होता है बहुत ही तीव्र गति से होता है, बहुत ही स्पीड से होता है। तो ये रहा मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब बात करते हैं मिनी कंप्यूटर की। देखिए मिनी कंप्यूटर जो है ये जो होता है आकार में मेन फ्रेम से छोटा होता है, लेकिन माइक्रो से बड़ा होता है। कैसे होता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा होगा और माइक्रो से बड़ा होगा। मिनी कंप्यूटर का जो खोज हुआ था या ऐसा कहें इसका जो आविष्कार हुआ था, इसका आविष्कार हुआ था 1965 में। ठीक है, किसने किया था? माफ करिएगा, डीईसी 1965 में इसका आविष्कार हुआ था डीईसी में। डीईसी का मतलब होता है डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन। डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन ने 1965 में मिनी कंप्यूटर का खोज किया था, ऐसा कह लें कि आविष्कार किया था। ठीक है, इसमें ये जो बीट होता है एक से अधिक माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग होता है। ऐसा कह लें कि जो भी बीट का इसमें प्रयोग होगा एक से अधिक माइक्रो प्रोसेसर के तहत इसका प्रयोग होगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद इसका प्रयोग कहां कहां पर होता है, इसका प्रयोग जान लेते हैं किस किस क्षेत्र में होता है। यात्री आरक्षण का नाम आपने सुना होगा, जहां पर आरक्षण की टिकट बुकिंग होती है, यात्री आरक्षण क्षेत्र में इसका प्रयोग होता है। और बड़े ऑफिसों में इसका प्रयोग होता है। और कहां कहां पर क्षेत्र होता है? अनुसंधान क्षेत्र में भी इसका प्रयोग होता है। अनुसंधान क्षेत्र में आपने देखा और यहां पर मेन फ्रेम कंप्यूटर का भी प्रयोग होता है और मिनी कंप्यूटर का भी प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब अगला बात करेंगे माइक्रो कंप्यूटर की। किसकी बात करेंगे? माइक्रो कंप्यूटर की। अब माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है? पहले ये जान लेते हैं कि माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग किस जगह पर होता है, तो समझने में ज्यादा आसानी हो जाएगी। माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग जो होता है वो घरों में होता है
ऑफिसों में होता है, स्कूल में होता है, विद्यालय में, चिकित्सा क्षेत्र में होता है। तो इन जगह क्या होता है, माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग होता है। लिख लेते हैं घर पर, ऑफिस में और विद्यालय, चिकित्सा क्षेत्र में। ठीक है, ये जो हम लोग लैपटॉप, पीसी ये लेके चलते हैं, ये सभी माइक्रो कंप्यूटर हैं। ठीक है, इनका प्रयोग होता है। इसमें जो होता है, इसमें जो बीट का प्रयोग किया जाता है, माइक्रो कंप्यूटर में बीट का प्रयोग किया जाता है, वो किया जाता है 8, 16, 32 या 64। ये सभी बीटों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर में जो बीट का प्रयोग किया जाता है, कितने बीट का माइक्रो प्रोसेसर का, देखिए यहाँ पे लिख लीजिए, इतने बीट माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, यहाँ पर 32 या 64 बीट माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ मेन फ्रेम कंप्यूटर में। लेकिन माइक्रो कंप्यूटर में आपका 8, 16, 32, 64 बीट माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। इन सभी बीटों को जो होता है माइक्रो प्रोसेसर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर इसका आविष्कार कब हुआ? माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार ऐसा कहेंगे कि सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर किसने बनाया था, ये इसकी इन सब माइक्रो प्रोसेसर के बारे में और माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर है इसके बारे में इससे पहले वाले क्लास में हमने आपको बताया था कि माइक्रो कंप्यूटर का जो खोज है, जो आविष्कार है, वो IBM ने बनाया था 1981 में। ठीक है, 1981 में जब माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ चौथी पीढ़ी में, तब जाके IBM ने क्या बनाया था 1981 में, माइक्रो कंप्यूटर। तो यहां से ये टर्म भी आपको याद रखना है, हालांकि इससे पहले वाली क्लास में हमने आपको बताया है। उसी में क्या चौथी पीढ़ी में ही वेरी लार्ज जो होता है स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग हुआ था, और अल्ट्रा का हुआ था पांचवी पीढ़ी में, जो कि अब चल रहा है माइक्रो कंप्यूटर में। जब क्या हुआ कि सीपीयू का प्रयोग होने लगा, सीपीयू में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग होने लगा। जब सीपीयू में जब माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग होने लगा, तो ये जो माइक्रो कंप्यूटर है इसका जो स्पीड था, गति था, इसकी जो क्षमता थी वो बढ़ी। ठीक है, तो यहां पे इसके प्रयोग होने से माइक्रो कंप्यूटर में जो होता है 8, 16, 64, 32 और 64 बीट माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग होने लगा। उसके बाद इसकी क्षमता बढ़ी, तो 1981 में IBM ने माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग किया था, आविष्कार किया था। ये आपको टर्म याद रखना है। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ULSI, ये पांचवी पीढ़ी का है, और इसका भी प्रयोग होने से और ज्यादा इसका क्षमता जो है सीपीयू में जो माइक्रो प्रोसेसर का माइक्रो कंप्यूटर होता है, इसका प्रयोग बढ़ा है। ठीक है, अब अगला हम लोग चलेंगे सुपर कंप्यूटर के बारे में। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग कहां पर होता है, घर, ऑफिस, विद्यालय, चिकित्सा में। चलिए अब हम लोग देखेंगे सुपर कंप्यूटर। अभी इसके एग्जाम्पल के बारे में देखेंगे, जैसे कि लैपटॉप क्या होता है, पाम टॉप क्या होता है, और पीसी क्या होता है, ये सब चीजें देखेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखेंगे अब क्या देखेंगे, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या होता है, देखिए सुपर कंप्यूटर सभी कंप्यूटरों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली और सबसे ज्यादा महंगा भी होता है सुपर कंप्यूटर। इसमें क्या होता है, बहुत सारे प्रोसेसर जो होते हैं समांतर श्रेणी में लगे होते हैं, समांतर क्रम में लगे होते हैं, पैरेलल में लगे होते हैं। ठीक है, और इसमें मल्टी प्रोसेसिंग और पैरेलल प्रोसेसिंग का प्रयोग किया जाता है। सुपर कंप्यूटर में क्या किया जाता है, याद रखिएगा आप, सुपर कंप्यूटर में क्या किसका प्रयोग किया जाता है, मल्टी प्रोसेसिंग और पैरेलल प्रोसेसिंग का। ठीक है, मल्टी प्रोसेसिंग और पैरेलल प्रोसेसिंग का प्रयोग किया जाता है। तो ये दो चीजें थी, इसमें आप याद रखिएगा। और एक बात और याद रखिएगा कि जो पैरेलल प्रोसेसिंग होता है, पैरेलल प्रोसेसिंग में, ये रहा पैरेलल प्रोसेसिंग में, इसमें क्या होता है, पैरेलल प्रोसेसिंग में किसी कार्य को अलग अलग भागों में तोड़कर, ऐसा समझते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। कोई कार्य है जो प्रोसेस होना है, तो उसको अलग अलग डिवाइड करके, अलग अलग जब डिवाइड करेंगे तो उसमें जितने भी भाग बनेंगे सब में अपना पर्सनल प्रोसेसर लगा के उसको कार्य किया जाता है। मतलब समझ रहे होंगे, जो भी पैरेलल प्रोसेसिंग होता है उसमें पैरेलल तरह से कंप्यूटर को अलग अलग जो प्रोसेसर होता है उसके कार्य को अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, और डिवाइड होने के बाद जो उसमें प्रोसेसर होता है उसके तहत उसमें कार्य किया जाता है।
ठीक है। तो इस पर कई सारे कार्य या ऐसा समझ लें कि हो सकते हैं, ऐसा समझ लें कि बहुत सारे व्यक्ति जो होते हैं इस पे बैठकर एक साथ कार्य कर सकते हैं। ठीक है। सुपर कंप्यूटर का प्रयोग कहां कहां पर होता है? उद्योग के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में सुपर कंप्यूटर का प्रयोग होता है। तेल की खानों का पता लगाने में, तेल खानों का पता लगाने में, और मौसम में, विज्ञान में, लिख लेते हैं इन सब चीज़ों को, मौसम विभाग में और विज्ञान के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में आदि लिख देते हैं। तो इन सब चीज़ों में क्या होता है? उद्योग के क्षेत्र में, तेल की खानों का पता लगाने में, और अंतरिक्ष में, अनुसंधान में, चिकित्सा में, विज्ञान में, इन सभी चीज़ों में सुपर कंप्यूटर का प्रयोग होता है। ठीक है। तो ये रहा कार्य और आकार के आधार पर मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो, सुपर, इसके बारे में हम लोगों ने देखा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। ठीक है। ये देखने के बाद हम लोग चलेंगे कुछ, जैसे कि लैपटॉप क्या होता है, पीसी पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है, पाम टॉप क्या होता है, ये देखेंगे। फिर सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र, भारत में सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में क्या इस समय चल रहा है वो देखेंगे। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? एनालॉग कंप्यूटर, ये देखिए बहुत एनालॉग कंप्यूटर जो होता है बहुत पुराना है, ये अब प्रचलन से बाहर हो गया है। तो इसको हम लोग ज़्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं लेंगे, लेकिन हाँ ये जानना जरूरी है कि एनालॉग कंप्यूटर होता क्या है। एनालॉग कंप्यूटर प्रचलन से बाहर हो चुका है, इसकी स्पीड जो है बहुत ही ज़्यादा कम थी, इसलिए ये प्रचलन से बाहर हुआ। ऐसा नहीं है कि आज एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग नहीं होता है, होता है, यहाँ पर प्रयोग होता है हाइब्रिड कंप्यूटर में। हाइब्रिड कंप्यूटर में एनालॉग प्लस डिजिटल कंप्यूटर, इन दोनों का प्रयोग होता है हाइब्रिड कंप्यूटर में। ठीक है। तो ये समझ गए होंगे। तो एनालॉग कंप्यूटर प्रचलन से बाहर हो चुका है, उसका मतलब पर्टिकुलर अपना कोई अस्तित्व नहीं है। यहाँ पर अस्तित्व तब है जब ये डिजिटल के साथ मिलता है और दोनों मिलकर हाइब्रिड बन जाते हैं, तो वहां पर है। ठीक है। तो एनालॉग कंप्यूटर को आपने जाना। अब देखिए डिजिटल कंप्यूटर, ये डिजिटल कंप्यूटर सबसे ज्यादा जो प्रयोग में होता है वो डिजिटल कंप्यूटर का ही प्रयोग होता है। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड पर होता है। इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड पर होता है मतलब इसमें क्या होता है? बाइनरी सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। बाइनरी सिस्टम मतलब 0 और 1। तो इसमें डिजिटल कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कार्य किया जाता है और इस पर जो होता है बाइनरी सिस्टम का प्रयोग होता है। ये दो चीजें आपको याद रखनी है। और सबसे ज्यादा प्रयोग क्या होता है? डिजिटल कंप्यूटर में होता है हाइब्रिड और एनालॉग की तुलना में। अब हाइब्रिड देखेंगे। हाइब्रिड हमने आपको बताया कि हाइब्रिड कंप्यूटर जो होता है ये एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर के संयोग से होता है, मेल से होता है, तो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर में एक चीज आपको याद रखना है कि जब एनालॉग का प्रयोग कब होगा? डिजिटल कंप्यूटर का एनालॉग का प्रयोग तब होगा जब आउटपुट और इनपुट, क्या क्या? आउटपुट और जब इनपुट का कार्य होगा तब इस कार्य में एनालॉग कंप्यूटर भाग लेगा। ठीक है। आउटपुट और इनपुट का कार्य होगा तो एनालॉग कंप्यूटर भाग लेगा। और जब डिजिटल कंप्यूटर की बारी आएगी तो जो गणनाएं होंगी, ठीक है, जो गणनाएं होंगी वो कौन करेगा? ये गणनाएं करेंगे डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है। तो ये रहा इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो, सुपर, और अब हमने देखा एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। तो इन लोगों को देखने के बाद अब हम लोग चलेंगे अगली टॉपिक पर। तो अब हम लोग देखेंगे पर्सनल कंप्यूटर और लैपटॉप या नोटबुक क्या होता है और पाम टॉप। तो तीन चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे, क्या शुरू करेंगे? पर्सनल कंप्यूटर देखेंगे। पर्सनल कंप्यूटर, हालांकि इसके बारे में सभी लोग जानते हैं, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, पाम टॉप क्या होता है। ठीक है। इस सब चीजों के बारे में सभी लोग को देखे हैं, सभी लोगों के पास नॉलेज है, लेकिन यहां पर हम लोग अपने एग्जाम के दृष्टि से देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 1981 में। कब?
1981 में पर्सनल कंप्यूटर का क्या हुआ, आविष्कार हुआ। क्या हुआ, आविष्कार। जब इसका आविष्कार हुआ उसमें माइक्रो प्रोसेसर का भी प्रयोग हुआ। तो जो इसमें पहले जो माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग हुआ उसका नाम था माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर 8080, मतलब 8080। तो जो इसमें पहली बार जब पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार हुआ 1981 में, इसमें 8080 माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया। और इसमें क्या हुआ, हार्ड डिस्क लगाया गया। देखिए, देखते रहिए, हार्ड डिस्क लगाया गया। क्या लगाया गया, हार्ड डिस्क। और हार्ड डिस्क लगाने के बाद इसकी क्या की गई, इसकी कैपेसिटी जो है, इसकी स्टोरेज क्षमता जो है वो बढ़ाई गई, इसकी स्टोरेज क्षमता बढ़ाई गई। तो यहां पर इसका नाम दिया गया PCXT। क्या नाम दिया गया, PCXT। यहां पर PC का मतलब क्या है, पर्सनल कंप्यूटर, और XT का मतलब क्या है, XT का मतलब है एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी। एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो यहां पर PCXT नाम दिया गया। ये तो रहा 1981 में जब आविष्कार हुआ। फिर उसके बाद 1984 में, 1984, अभी जो 1984 का, इसमें एक नया माइक्रो प्रोसेसर लगाया गया। कौन सा माइक्रो प्रोसेसर, इसमें कौन सा नया माइक्रो प्रोसेसर लगाया गया, 80286 माइक्रो प्रोसेसर लगाया गया। तो 1984 में नया माइक्रो प्रोसेसर लगाया गया 80286, और इस कंप्यूटर को नाम दिया गया PCAT। क्या दिया गया, PCAT। और ये जो PCAT है, PC का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर, और AT का मतलब क्या होता है, AT का मतलब होता है एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। ठीक है, क्या होता है, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। लिख लेंगे इसको, ADVANCED, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो यहां पर PCAT नाम दिया गया। अब देखिए, जो हम लोग वर्तमान में प्रयोग करते हैं पर्सनल कंप्यूटर, वो यही है PCAT। तो ये याद रखिएगा, वर्तमान के जो कंप्यूटर हम लोग यूज कर रहे हैं पर्सनल कंप्यूटर, वो PCAT ही है। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ जान लेते हैं कि कौन कौन सी कंपनियां हैं जो पर्सनल कंप्यूटर को बनाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे IBM। ठीक है, IBM हो गया, और उसके बाद है लिनोवो, एप्पल, लिख लेते हैं, लिनोवो, एप्पल। उसके बाद जेनिथ, क्या हो गया, जेनिथ, और कंपेक, और बहुत सारी हैं, HCL है, HP है। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ये नाम आपको जरूर याद रखना है, यहां से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो ये रहा पर्सनल कंप्यूटर। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे लैपटॉप, और लैपटॉप या नोटबुक वही है, एक ही है। ठीक है, क्या होता है लैपटॉप, लैपटॉप का नाम लैपटॉप क्यों पड़ा, लैपटॉप का नाम लैपटॉप क्यों पड़ा भाई, क्योंकि ये जो देखिए लैपटॉप होता है, देख लीजिए, लैपटॉप या नोटबुक, अब हम लोग देखेंगे। ये जो लैपटॉप होता है, लैप का मतलब क्या होता है, लैप का मतलब होता है गोद, गोदी में रखकर हम लोग लैपटॉप को यूज करते हैं, इसीलिए लैपटॉप उसका नाम पड़ा। सिंपल सा चीज है कि जो गोद में हम लोग रख के चलाते हैं कंप्यूटर, लैपटॉप, तो इसीलिए उसका नाम लैपटॉप पड़ा। नोटबुक की तरह होता है, उसको फोल्ड कर सकते हैं, इसलिए उसका नोटबुक नाम पड़ा। तो दोनों चीजें हैं, लैपटॉप या नोटबुक। अब इसका जो है एक चीज याद रखेंगे, इसमें क्या होता है, इसमें सारी चीजें जो क्वालिटियां होती हैं, वो सारी चीजें जो PC में होती है, पर्सनल कंप्यूटर में हमने बताया, वो सारी की सारी चीजें लैपटॉप और नोटबुक में होता है। ठीक है, लैपटॉप और नोटबुक में होता है सारी चीजें। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जो भी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए सबसे पहले जो LCD होता है, फोल्ड करने के लिए होता है, तो LCD लगा होता है। ठीक है, जिसको हम लोग फोल्ड कर सकते हैं। कीबोर्ड, माउस की जगह क्या होता है, टच पैड होता है, हालांकि उसमें पोर्ट लगे होते हैं, जिसको हम लोग पोर्ट करके पोर्टेबल माउस लगा सकते हैं उसमें। तो LCD, कीबोर्ड, उसके बाद टच पैड, पोर्ट करने के लिए बहुत सारे पोर्टेबल वो लगाए गए होते हैं।
ठीक है, CD और या DVD ड्राइव भी लगाए हुए होते हैं, चार्जर होती है, बैटरी चार्जर भी होता है, बैटरी चार्ज करने के लिए चार्जर होता है, और उसके बाद ब्लूटूथ, वाईफाई, इंटरनेट चलाने के लिए होता है, इसमें मॉडेम का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो क्या होती हैं, एक ही जगह आपको छोटे से माइक्रो में मिल जाती है। तो यहाँ से लैपटॉप और नोटबुक भी हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें थी। अब हम लोग देखेंगे एक प्रश्न पूछता है यहाँ से पाम टॉप से, पाम टॉप, ठीक है। देखिए पाम का मतलब क्या होता है, हथेली, मतलब जो हाथ में आ जाए, इतना छोटा कंप्यूटर कि हाथ में आ जाए। तो ये बहुत ही छोटा कंप्यूटर है जो हाथ में रखकर हम क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। इसको मिनी लैपटॉप कहते हैं। क्या है, मिनी लैपटॉप भी कहते हैं, मिनी लैपटॉप, ठीक है, इसको मिनी लैपटॉप भी कहते हैं। इसमें देखिए जब सबसे पहले हम लोग प्रयोग करते थे पाम टॉप का, तो उसमें कीबोर्ड छोटे छोटे लगे होते थे, ठीक है। लेकिन बाद में जब इसका आधुनिकीकरण हुआ तो यहाँ पे कीबोर्ड को हटा दिया गया, वहां पर क्या किया गया, वॉइस को, आवाज को इनपुट करने के लिए बनाया गया। जैसे हम लोग कुछ बोलते हैं और तुरंत वो अपना आउटपुट देता है हम लोगों को, तो इस तरह से वहां से कीबोर्ड हटा दिया गया। तो आजकल के जो आ रहे हैं पाम टॉप, उसमें कीबोर्ड नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये रहा पाम टॉप। हालांकि हमने जो जो चीजें पढ़ा, जैसे हमने पर्सनल कंप्यूटर का नाम लिया तो आपकी स्क्रीन पे पर्सनल कंप्यूटर आया, और लैपटॉप का नाम लिया लैपटॉप आया। पाम टॉप क्या होता है, स्क्रीन पे आ गया होगा। तो ये सारी चीजें जो थी, आपको वो जो इमेज हम लोग देते हैं आपको, उससे क्या होता है, आपके माइंड में एक सेटअप बैठ जाता है कि किसकी बात हो रही है। हालांकि हम लोग जो अपने पर्सनल लाइफ में या जो लाइफ में यूज कर रहे हैं, उसको हम लोग जानते हैं कि ये लैपटॉप है, लेकिन उसके बारे में नहीं जानते हैं। तो यहाँ पे ये वो चीजें आपको क्लियर हो जाती होगी, ठीक है। चलिए अब हम लोगों ने बात किया, किसका किसका बात किया, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, नोटबुक, पाम टॉप, इन सब चीजों का बात कर लिया हमने। अब हम लोग बात करेंगे सुपर कंप्यूटर के बारे में, कुछ जैसे भारत के संबंध में सुपर कंप्यूटर, इन सब चीजों के बारे में। ये अब हम लोग देखते हैं भारत में सुपर कंप्यूटर के बारे में थोड़ी सी जानकारी। देखिए भारत में सुपर कंप्यूटर के बारे में जानेंगे तो आपके माइंड में एक नाम आता होगा, परम 10,000, ठीक है। क्या नाम आता होगा, परम 10,000, यही ये नाम आता होगा सुपर कंप्यूटर के बारे में, है ना। देखिए 3 सीरीज आपको बताते हैं, एक परम सीरीज को, और एक अनुपम सीरीज, और एक बताते हैं आपको पेस सीरीज। ये 3 सीरीज हैं जो भारत में सुपर कंप्यूटर के सीरीज हैं, ठीक है। तो परम के बारे में बात करेंगे तो जो परम कंप्यूटर है, इसका निर्माण परम 10,000 का जो निर्माण है, ये बनाया है सीडैक कंपनी ने। किसने, सीडैक। सीडैक का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंटर, लिख लेते हैं, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस, और लास्ट में सी का मतलब होता है कंप्यूटिंग, ठीक है। क्या होता है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ये सीडैक कंपनी का फुल फॉर्म है। देखिए ये जो सीडैक है, इसके एक निदेशक थे, निदेशक का नाम था विजय भास्कर। क्या नाम था, विजय भास्कर। इनको ही ये कंप्यूटर बनाने का श्रेय जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए जो परम कंप्यूटर है, इसकी जो गणना क्षमता की बात करें तो इसकी जो गणना क्षमता है वो 100 गीगा फ्लॉप है। कितना, 100 गीगा फ्लॉप, ठीक है। 100 गीगा फ्लॉप का मतलब ये है कि 1 खरब गणना 1 सेकेंड में करता है। कितना, 1 खरब गणना पर सेकेंड, ठीक है, 1 खरब गणना पर सेकेंड। चलिए तो ये रहा परम से माफ करिएगा, परम सीरीज की गणना के बारे में, उसकी स्पीड के बारे में। अब देखते हैं अनुपम सीरीज। इस सीरीज का जो सुपर कंप्यूटर है, इसका जो निर्माण का जो श्रेय जाता है वो जाता है बार्क को, और पेस सीरीज का जो कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर, उसका श्रेय जाता है डीआरडीओ को।
तो बार्क का फुल फॉर्म और डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? बार्क का आपको पता होगा, BHA भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है। और डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये रहा भारत में सुपर कंप्यूटर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अगर हम लोग विश्व में बात करें, विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, तो विश्व में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर क्या है? तो वो IBM के द्वारा बनाया गया एक कंप्यूटर है जिसका नाम है ब्लू जीन। इसका मिटा देते हैं हम। क्या नाम है? IBM के द्वारा बनाया गया कंप्यूटर है जिसका नाम है ब्लू जीन। किसके द्वारा बनाया गया है? IBM के द्वारा, ठीक है। तो ये विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है। इसकी जो गणना क्षमता है वो है 478.2 ट्रिलियन गणना 1 सेकेंड में। मतलब इतनी गणनाएं वो करेगा सिर्फ 1 सेकेंड में, 478.2 ट्रिलियन गणनाएं 1 सेकेंड में। तो ये था विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर ब्लू जीन। अब बात करेंगे भारत की। जब भारत की बात करेंगे तो भारत की सबसे तेज सुपर कंप्यूटर आएगा एका। क्या नाम आएगा? एका। ये किसने इसका निर्माण का श्रेय किसको जाता है? इसके निर्माण का जो श्रेय है वो जाता है टाटा समूह की एक कंपनी CRL। टाटा समूह की CRL को जाता है, मतलब कंप्यूटरसन रिसर्च लैब, ठीक है। तो इसको जाता है एका को बनाने में। अब देखिए इसकी गणना की बात करेंगे तो इसकी गणना जो है वो 118.9 ट्रिलियन 118.9 ट्रिलियन पर सेकेंड। देखिए यहां पर जो सबसे तेज है वो 478.2 ट्रिलियन जो है गणनाएं 1 सेकेंड में कर रहा है, और भारत में जो सबसे तेज है वो कर रहा है 118.9 ट्रिलियन पर सेकेंड। तो इस हिसाब से हम देखेंगे तो विश्व की तुलना में भारत का स्थान कौन सा है? तो वो है चौथा स्थान। मतलब अगर विश्व में बात की जाए चौथे स्थान पर सुपर कंप्यूटर की, तब किसका आएगा? भारत का एका की, ठीक है। तो वहां पर एका की, तो ये आपको याद रखना है। अब बात करेंगे एक कंप्यूटर की जिसका नाम है डीप ब्लू। डीप ब्लू कंप्यूटर जो है वो IBM ने बनाया है। यह क्या किया था? डीप ब्लू कंप्यूटर विश्व के सबसे तेज शतरंज खिलाड़ी जिनका नाम है कास्परोव। क्या नाम है? कास्परोव। ये विश्व के सबसे तेज शतरंज खिलाड़ी हैं, विश्व चैंपियन भी हैं, विश्व शतरंज चैंपियन भी हैं। तो इनको ये जो डीप ब्लू कंप्यूटर है इस कंप्यूटर ने इनको हराया शतरंज में। तो ये गणना है, ये जानते हैं ये जो डीप ब्लू कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर, ये 1 सेकेंड में कितनी चालें सोच सकता है? 20 करोड़ चालें जो है 20 करोड़ चालें जो है वो सोच सकता है 1 सेकेंड में डीप ब्लू। तो ये IBM द्वारा बनाया गया कंप्यूटर है जो कि एग्जाम में आया था ये प्रश्न, इसलिए हमने यहां पर इसका जो है बात की, ठीक है। अब बात करते हैं। देखिए 5वीं पीढ़ी में हमने बताया था कि जो विकास का क्रम चल रहा है, तो एक प्रश्न 5वीं पीढ़ी से पूछा था कृत्रिम बुद्धिमत्ता की। कृत्रिम बुद्धिमत्ता किस पीढ़ी से संबंधित है? तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता आपको पता ही होगा कि आजकल रोबोट में सोचने की क्षमता और लॉजिक उसकी जो है स्पीड बढ़ाई जा रही है, सोचने की क्षमता पर कार्य हो रहा है। मतलब कंप्यूटर अपने से, आपको पता है हमने बताया था कि कंप्यूटर के अंदर अपने से सोचने की क्षमता नहीं होती, स्वयं वो सोच नहीं सकता, इसलिए इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब उसमें सोचने की क्षमता डाली जा रही है,
ठीक है, तो ये 5वीं पीढ़ी से रिलेटेड है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं, एक वैज्ञानिक थे मूर, उनके नियम के बारे में। इनका नियम क्या कहता है, मतलब ये साहब कहते थे कि आने वाले जो इंटीग्रेटेड चिप हैं, मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट जो आईसी हैं, ये आईसी प्रत्येक 18 महीने में इनके जो आईसी पर जानते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट पर क्या होता है, बहुत सारे उपकरणों के जाल बिछे होते हैं, तो उसकी संख्या बताते हैं कि ये दोगुनी हो जाएगी। मतलब प्रत्येक आने वाले 18 महीनों के बाद इंटीग्रेटेड सर्किट पर उपकरणों की संख्या दुगनी हो जाएगी। यह मूर का नियम है, ये भी एग्जाम में आया है, इसलिए यहां पर बताना आपको जरूरी था। अब आईसी की बात आई है, तो आईसी का विकास 1958 में हुआ। 1958 में 2 वैज्ञानिक थे, एक थे जैक किल्बी, ठीक है, एक वैज्ञानिक थे जैक किल्बी और एक वैज्ञानिक थे रॉबर्ट नोई, ठीक है, रॉबर्ट नोई। तो 1958 में आईसी का आविष्कार ये 2 वैज्ञानिक मिलकर किए थे। हालांकि जब आपके एग्जाम में आएगा तो जैक किल्बी प्राथमिकता आपको देना पड़ेगा, क्योंकि दोनों लोगों ने मिलकर आईसी का आविष्कार किया था, ठीक है। और ये जो आईसी होता है ये किसका बना होता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम की, ठीक है, किसका बनाता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम की, ठीक। तो ये रही आईसी के बारे में, आपको पता है सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। एक प्रश्न पूछा गया है कि सर ट्रांजिस्टर का जो है आविष्कार कब हुआ, कमेंट में आता है इससे पहले वाली क्लास में, तो उसको बता देते हैं। देखिए, जो ट्रांजिस्टर है उसका आविष्कार 1947 में हुआ। ट्रांजिस्टर का आविष्कार जो है 1947 में हुआ। और किया किसने, देखिए 3 वैज्ञानिक थे, एक थे जॉन वार्डिन, देख लेते हैं, एक वैज्ञानिक थे जॉन वार्डिन, ठीक है, एक वैज्ञानिक थे जॉन वार्डिन और एक थे विलियम साकले, ठीक है, और एक और वैज्ञानिक थे जिनका नाम था वाल्टर ब्रेटन। क्या नाम था, वाल्टर ब्रेटन, ठीक है। तो ये 3 वैज्ञानिक थे, इन्होंने ही मिलकर क्या किया था, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था। कब किया था, 1947 में बेल लेबोरेटरीज में इसका जो है आविष्कार हुआ था, ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो आज से हम लोग जो है आकार और कार्य के आधार पर, कार्य पद्धति के आधार पर और हार्डवेयर के आधार पर तीनों चीजों के बारे में विस्तृत से व्याख्या किया और वर्गीकरण विकास का क्रम जो था वो समाप्त हुआ। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें जिससे नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।